ये है पोज बड़ा। शुरू करो सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। इससे पूर्व की कक्षा में हम ऊष्मागतिक प्रायिकता का अध्ययन कर चुके हैं और ऊष्मागतिक प्रायिकता किसी स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होती है। आज उसी कड़ी में हम अध्ययन करेंगे एंट्रोपी और प्रायिकता का। भौतिकीय रूप से दोनों एक ही फिजिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ अंतर इतना है कि एंट्रोपी ये ऊष्मागतिक राशि है जबकि प्रायिकता ये सांख्यिकीय राशि है। प्रायिकता को हम कला निर्देशांक की सहायता से इसका अध्ययन किया जाता है, जबकि एंट्रोपी का अध्ययन हम ऊष्मागतिकी की सहायता से करते हैं। कला निर्देशांक में अधिकतम प्रायिकता की स्थूल अवस्था वो अवस्था होती है जिसकी ओर एक आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिकल सिस्टम प्रवृत्त होता है, परंतु ऊष्मागतिक दृष्टिकोण से एक बंद तंत्र की साम्यावस्था उसकी अधिकतम एंट्रोपी की अवस्था होती है। अर्थात ऊष्मागतिकीय दृष्टिकोण से किसी बंद तंत्र की साम्यावस्था में उसकी जो एंट्रोपी है वो अधिकतम होती है, और किसी यदि तंत्र साम्यावस्था में नहीं हो, संतुलन अवस्था में नहीं है, तो तंत्र के अंदर तब तक परिवर्तन होते हैं जब तक कि एंट्रोपी अधिकतम अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेती। अतः साम्यावस्था में एंट्रोपी और ऊष्मागतिक प्रायिकता इन दोनों के मान अधिकतम होते हैं, क्योंकि सांख्यिकीय रूप से अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता की जो अवस्था है वो साम्यावस्था की स्थिति होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि साम्यावस्था में किसी भी निकाय की एंट्रोपी और ऊष्मागतिक प्रायिकता दोनों के मान अधिकतम होते हैं। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं कि इन दोनों में किसी प्रकार का कोई कोरिलेशन, सहसंबंध होना चाहिए। और इस सहसंबंध को ज्ञात करने के लिए हम ये मान सकते हैं कि एंट्रोपी है वो प्रायिकता का कोई फंक्शन है, अर्थात एंट्रोपी एस जो है वो ऊष्मागतिक प्रायिकता ओमेगा का कोई फंक्शन एफ ओमेगा है, अर्थात एस इक्वल्स टू एफ ओमेगा। ये मान लीजिए दोनों में कोई रिलेशन है। प्रश्न ये उठता है कि इस ऊष्मागतिक प्रायिकता की जो प्रकृति है, इन ये जो संबंध जो हम मान के चल रहे हैं एस इक्वल्स टू एफ ओमेगा, इसमें इस फंक्शन की प्रकृति कैसी है, नेचर किस तरीके की है, ये किस तरीके की डिपेंडेंस है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम दो आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करते हैं जिनकी की ऊष्मागतिक प्रायिकताएं मान लीजिए क्रमशः ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है, जबकि इनकी एंट्रोपी के मान क्रमशः S1 और S2 हैं। इसलिए प्रथम जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसके लिए हम कह सकते हैं S1 का मान फंक्शन ओमेगा 1 के बराबर होगा, और दूसरे आइसोलेटेड सिस्टम के लिए S2 का मान फंक्शन ओमेगा 2 के बराबर होगा। अब यदि इन दोनों आइसोलेटेड सिस्टम को एक कंबाइंड सिस्टम में कन्वर्ट कर दें, तो इस कंबाइंड सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो मान लीजिए एस है, और इसकी जो ऊष्मागतिक प्रायिकता है वो मान लीजिए ओमेगा के बराबर है। एंट्रोपी के नियम से हमें मालूम है कि अगर दो निकायों की अलग अलग एंट्रोपीज दी हुई हों तो कंबाइंड सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो दोनों का योग होती है, और अगर दोनों की अलग अलग ऊष्मागतिक प्रायिकताएं दी हुई हों तो कंबाइंड सिस्टम की जो ऊष्मागतिक प्रायिकता है वो प्रायिकता के नियमानुसार दोनों की अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि S का जो मान है कंबाइंड सिस्टम के लिए वो S1 प्लस S2 के बराबर होगा, और चूंकि S1 का मान फंक्शन ओमेगा 1 है, S2 का मान फंक्शन ओमेगा 2 है, इसलिए S का मान S1 प्लस S2 जो कि फंक्शन ओमेगा 1 प्लस फंक्शन ओमेगा 2 के बराबर होगा। इसी प्रकार इस कंबाइंड सिस्टम की जो ऊष्मागतिक प्रायिकता ओमेगा है, इसका मान ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 के बराबर होगा, और इस कंबाइंड सिस्टम के लिए भी चूंकि S इक्वल्स टू फंक्शन ओमेगा लागू होगा, इसलिए S इक्वल्स टू जो फंक्शन ओमेगा है वो हो गया फंक्शन ओमेगा 1 ओमेगा 2।
और चूंकि फंक्शन ओमेगा 1 ओमेगा 2 या एस, इसका जो मान है वो S1 प्लस S2 बराबर फंक्शन ओमेगा 1 प्लस फंक्शन ओमेगा 2 के बराबर है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन ओमेगा 1 ओमेगा 2 का जो मान है वो फंक्शन ओमेगा 1 प्लस फंक्शन ओमेगा 2 के बराबर होगा। इस संबंध को देखने से ऐसा आभास होता है कि ये जो फंक्शन है इसकी जो नेचर है, डिपेंडेंस है, वो लॉगरिथमिक टाइप हो सकती है, लघुगणकीय हो सकती है, क्योंकि आपको मालूम है लॉग ए बी का जो मान है वो लॉग ए प्लस लॉग बी के बराबर होता है। तो इस संबंध फंक्शन ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर फंक्शन ओमेगा 1 प्लस फंक्शन ओमेगा 2 को देखने से ऐसा आभास होता है कि इसकी जो नेचर है वो लॉगरिथमिक या लघुगणकीय होनी चाहिए। चूंकि दोनों ऊष्मागतिक प्रायिकताएं ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ये दोनों स्वतंत्र चर हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, इसलिए अगर एक निकाय के ऊष्मागतिक प्रायिकता में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरे निकाय की ऊष्मागतिक प्रायिकता में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। अर्थात अगर हम ओमेगा 1 को नियत रखते हुए ओमेगा 2 में परिवर्तन करें या ओमेगा 2 को नियत रखते हुए ओमेगा 1 में परिवर्तन करें तो दूसरी जो राशि है उसमें कोई भी परिवर्तन है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए इस इक्वेशन 6 के पार्शियल डिफरेंशिएशन से हम ये कह सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन 6 का अगर हम अलग अलग ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 2, जबकि ओमेगा 1 कांस्टेंट है, इसका जो मान है वो होगा डेल एफ ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 2 और डेल फंक्शन ओमेगा 1 अपॉन डेल ओमेगा 2 इसका मान 0 होगा, क्योंकि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इंडिपेंडेंट राशियां हैं। और इसी प्रकार फंक्शन डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 1, अगर ओमेगा 2 को कांस्टेंट रख दें तो इसका जो मान है वो होगा डेल फंक्शन ओमेगा 1 अपॉन डेल ओमेगा 1। और अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को क्रमशः जिसका ओमेगा 2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है उसको ओमेगा 1 से, और जिसका ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है उसको ओमेगा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये डेल एफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 2 ये बन जाएगा ओमेगा 1 डेल एफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 1 ओमेगा 2। और इसका ऑलरेडी जो मान था वो जैसा कि हमने पहले देखा है किसके बराबर आया है, डेल फंक्शन ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 2 के बराबर। इसी प्रकार डेल फंक्शन ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 1, इसको ओमेगा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें अंश और हर को तो ये हो जाएगा W2 ओमेगा 2 पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर डेल फंक्शन ओमेगा 1 अपॉन डेल ओमेगा 1। और इसलिए इक्वेशन 7 और 8 चूंकि ये दोनों का जो मान है वो आप देख रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि डेल फंक्शन ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये हो गया 1 अपॉन ओमेगा 1 डेल फंक्शन ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 2 बराबर 1 अपॉन ओमेगा 2 डेल फंक्शन ओमेगा 1 अपॉन डेल ओमेगा 1। और चूंकि आप देख रहे हैं इन दोनों जो भिन्न राशियां हैं, ये जो प्रथम भिन्न है फ्रैक्शन है ये ओमेगा 2 का फंक्शन है लेकिन साथ में ओमेगा 1 आ रहा है। इसी प्रकार दूसरी जो फ्रैक्शन है ये ओमेगा 1 का फंक्शन है लेकिन साथ में ओमेगा 2 आ रहा है। इसलिए इन दोनों को इंडिपेंडेंट करने के लिए अगर हम ओमेगा 1 ओमेगा 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखेंगे कि ओमेगा 1 कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा ओमेगा 1 डेल फंक्शन ओमेगा 1 अपॉन डेल ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 डेल फंक्शन ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 2। और इस प्रकार हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इस इक्वेशन 9 में जो कि ओमेगा 1 डेल फंक्शन ओमेगा 1 अपॉन डेल ओमेगा 1 बराबर
ओमेगा 2 डेल फंक्शन ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 2 है। इसमें इस इक्वेशन का जो बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड, ये केवल ओमेगा 1 का फंक्शन है। इसी प्रकार जो राइट हैंड साइड है वो केवल ओमेगा 2 का फंक्शन है। इसलिए अगर मान लीजिए ये हमने दो आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर किए थे, अगर दो की बजाय 3 हों, 4 हों, 5 हों आइसोलेटेड सिस्टम हो, तो उनके लिए हमें प्राप्त होगा ओमेगा 1 डेल फंक्शन ओमेगा 1 अपॉन डेल ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 डेल फंक्शन ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 3 डेल फंक्शन ओमेगा 3 अपॉन डेल ओमेगा 3 एंड सॉन। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डेल फंक्शन ओमेगा अपॉन डेल ओमेगा का जो मान है वो किसी नियतांक कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डेल फंक्शन ओमेगा इक्वल्स टू के अपॉन ओमेगा इंटू डेल ओमेगा। और इस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो डेल फंक्शन ओमेगा का जो इंटीग्रेशन है वो हमें प्राप्त होगा फंक्शन ओमेगा, और के अपॉन ओमेगा डेल ओमेगा, के चूंकि कांस्टेंट है, इसका जो इंटीग्रेशन है डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा, ये हुआ लॉग ओमेगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। सो इस इंटीग्रेशन से हमें जो रिजल्ट है वो प्राप्त होता है फंक्शन ओमेगा इक्वल्स टू के लॉग ओमेगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। और चूंकि हमने शुरू में ये जो डिपेंडेंस मानी है एंट्रोपी और ऊष्मागतिक प्रायिकता में, वो एस इक्वल्स टू फंक्शन ओमेगा था, तो ये जो एफ ओमेगा हमें प्राप्त हुआ है ये एस के बराबर होना चाहिए, एंट्रोपी के बराबर होना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि एस का जो मान है वो फंक्शन ओमेगा के बराबर हुआ, और फंक्शन ओमेगा है वो के लॉग ऑफ ओमेगा प्लस सी के बराबर हुआ। इसलिए एस इक्वल्स टू फंक्शन ओमेगा बराबर के लॉग ओमेगा प्लस सी। तो इस तरीके से ये जो डिपेंडेंस है वो एंट्रोपी और ऊष्मागतिक प्रायिकता में किस तरीके की निर्भरता है, किस तरीके की डिपेंडेंस है, वो हमें प्राप्त हो गई है। और सामान्यतः एंट्रोपी जो है इसमें हम परिवर्तन की गणना की जाती है, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कितना परिवर्तन हुआ वो हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर स्टेट की एंट्रोपी का अपने आप में कोई मतलब नहीं निकलता है। एंट्रोपी है ये वेरिएबल क्वांटिटी है, एक हर अवस्था में इसका मान परिवर्तित होता रहता है। तो चूंकि हम सामान्यतः एंट्रोपी में परिवर्तन की ही गणना करते हैं, इसलिए समाकलक नियतांक जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसका कोई महत्व नहीं होता, और इसलिए इसको हम शून्य के बराबर, क्योंकि जब आप दो अवस्थाओं में एंट्रोपी का मान ज्ञात करेंगे तो दोनों के लिए जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो सेम प्राप्त होगा। इसलिए जो नेट इंटीग्रेशन कांस्टेंट है इसका मान शून्य हो जाता है। इसलिए जो रिलेशन है वो हमें प्राप्त हुआ एस इक्वल्स टू फंक्शन ओमेगा इक्वल्स टू के लॉग ऑफ ओमेगा। इसके अलावा एक लॉजिक और भी है, और वो ये है कि परम शून्य ताप पर एंट्रोपी है वो शून्य मानी जाती है, और यदि उसके सापेक्ष किसी अन्य अवस्था में एंट्रोपी ज्ञात करें तो सी को हम शून्य मान सकते हैं। इस प्रकार जो एंट्रोपी और ऊष्मागतिक प्रायिकता है उन दोनों में संबंध होता है एस इक्वल्स टू के लॉग ऑफ ओमेगा। यहाँ के एक नियतांक माना गया है। प्रश्न ये उठता है कि ये नियतांक क्या है, तो इस नियतांक के का निर्धारण हम इस ऑनलाइन लेक्चर में नहीं करेंगे, इसको बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन ये जो नियतांक है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। इस प्रकार जो सांख्यिकी यांत्रिकी है वो एक बंद तंत्र में एंट्रोपी में वृद्धि की व्याख्या तंत्र के एक कम जो पॉसिबल स्टेट है, संभाव्य अवस्था है, उससे अधिक संभाव्य अवस्था में जाने की जो प्राकृतिक प्रवृत्ति है उसके परिणाम को व्यक्त करती है। आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।